Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is the fourth lecture of this unit, Unit 3, Rights in National Constitution, South Africa and India. लास्ट 3 lectures में हमने साउथ अफ्रीका इंडिया के हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बारे में स्टडी किया था और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में स्टडी किया था। हमने साउथ अफ्रीका के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा था कि इसमें अपार्थाइड एरा कैसे आया हुआ था, कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन पर कैसे वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। फिर राइट्स मूवमेंट्स चले गए उनके अगेंस्ट, वाइट साउथ अफ्रीकन के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ये रेसिज्म जो चल रहा था वहाँ पर उसे एंड किया गया और डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म हुई वहाँ की गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड हुए फर्स्टली, वो सब हमने स्टडी किया था। फिर इंडिया के बारे में स्टडी किया था, इंडिया में कैसे ब्रिटिश कॉलोनीज रूल कर रही थी। फिर धीरे धीरे के वहाँ पे इंडिया में मूवमेंट्स चलाए गए, रिवॉल्यूशंस हुए, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स चलाए गए, काफ़ी लीडर्स इमर्ज हुए थे, काफ़ी लोग उन्होंने साथ दे के इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया था। इसके बारे में स्टडी किया था। हमने इसमें लास्ट वाले लेक्चर में स्टडी किया था कि साउथ अफ्रीका में बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात की गई थी। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात की गई थी, इसके क्या क्या कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं साउथ अफ्रीका के लोगों को, उनके बारे में स्टडी किया था। इवन क्या क्या लिमिटेशंस हैं उन राइट्स पर, कुछ राइट्स पर, तो उनके वो लिमिटेशंस क्यों लगाई गई है और क्या लिमिटेशंस है ये भी स्टडी किया था। इस लेक्चर में स्टडी करना है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से की एलिमेंट्स के बारे में बात की है जो ब्रिटिश कॉलोनीज के टाइम में को ध्यान में रख के मेन लोगों को दिए गए राइट्स, ताकि उनके साथ जो ब्रिटिश रूल के टाइम में जो हो रहा था वो सब वापस ना हो, ऐसा कुछ ना फील करें। तो इसके लिए मेन कौन कौन से राइट्स के बारे में बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम इसे 2 की एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन की एलिमेंट्स है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में। ओके देन लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 मेन की पार्ट्स हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रखा गया है और डीपीएसपी को पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली है जो राइट्स सिटीजन्स को मिले हुए हैं, सिटीजन्स बोल सकते हैं, कुछ राइट्स फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, कुछ मतलब ये है बेसिकली कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडिया के लोगों को मिले हुए हैं जो लीगली एनफोर्सेबल है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर उनको राइट्स को कोई वायलेट करता है, तो हमारे राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करता है, तो हम उसके लिए हम अपील कर सकते हैं जस्टिस के लिए कोर्ट में। हमारे राइट्स को जो छीनने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और हमें जस्टिस मिलेगा। बेसिकली ये होता है। और डीपीएसपी जो होते हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं आते डायरेक्टली। हम अगर उनको कोई अवॉइड करता है उन गाइडलाइंस को, मतलब एक बेसिकली गाइडलाइंस है, उनको अवॉइड करता है तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन नहीं ले सकते। बेसिकली ये क्या है, गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है लॉज बनाते टाइम, जो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं होते कोर्ट में। इवन कोर्ट भी उनको एज अ प्रिंसिपल यूज करती है फंडामेंटल राइट्स को ब्रॉडली और अच्छे वे में एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ चीज़ों को एलैबोरेट करने के लिए। इवन एक राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो था वो भी राइट एक ऐड किया गया था राइट टू लाइफ के अंदर। ये भी एक हमारे फंडामेंटल राइट में आया गया, मतलब डीपीएसपी में आया गया था, उसके बारे में स्टडी किया था। हम इसमें फंडामेंटल राइट्स को डीपली स्टडी करेंगे। इसमें अब की फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आएगा राइट टू इक्वलिटी। इसमें जो है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आर्टिकल्स जो आते हैं राइट इक्वलिटी के अंदर आते हैं। आर्टिकल 14 में बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इट मीन्स कि हर इंडिविजुअल जो है वो कानून के आगे इक्वल है। हर इंडिविजुअल जो है इसको इक्वलिटी मिली हुई है और उसके राइट्स को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेट करेगी किसी पर्सन को, उसको राइट्स को इक्वलिटी प्रोवाइड करने में, इक्वलिटी देने में, उसको राइट्स को सब कुछ इक्वलिटी देने में, तो ये नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल गवर्नमेंट के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के आइज में इक्वल है। देन 15 आता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेस पर हो, रेस के बेस पर, कास्ट, सेक्स, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको प्रोहिबिट करता है, उसे मना करता है गवर्नमेंट, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। रिलीजन के बेस पे बोल सकते हैं कि अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सब सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहा है अगर, तो गवर्नमेंट के लिए मैटर नहीं करता। गवर्नमेंट के लिए सारे सिटीजन इक्वल है। अगर वो अपर कास्ट का है, ब्राह्मण है, दलित है, शूद्र है या फिर लोअर कास्ट के आ रहे हैं, तो वो से मैटर नहीं होता है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सब लोग इक्वल हैं, सारे सिटीजन गवर्नमेंट के लिए इक्वल हैं।
कहीं भी वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, एलजीबीटी हो, कोई भी हो, तो उससे मैटर नहीं करता है। इवन आर्टिकल 16 बोलता है उसमें कि डील्स विद इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट जो जॉब्स प्रोवाइड करवाती हैं उसको भी इक्वली, उसके में भी इक्वलिटी प्रोवाइड करवाती है। कि इट मीन्स ये कि सब लोगों को इक्वल राइट्स है उस जॉब में पार्टिसिपेट करने का, जॉब में के लिए अप्लाई करने का। पब्लिकली जो जॉब्स अवेलेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है उसमें भी सब लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। ये नहीं कि पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, पर्टिकुलर कास्ट के लिए, पर्टिकुलर जेंडर के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ये नहीं है। अगर पर्टिकुलरली किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, वो अलग चीज़ होती है। बट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर किसी गवर्नमेंट को किसी इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। अब ये राइट इक्वलिटी वाला जो राइट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एज इंडिया, हम पता है इंडिया डाइवर्स कंट्री है, इसमें काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, काफ़ी सारी कास्ट सिस्टम्स भी हैं। तो सबकी डिग्निटी को, सबको मेंटेन रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पर। तो किसी भी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वलिटी मिले। कोई भी रिलीजन का हो या किसी भी रीजन का आ रहा हो, कि नॉर्थ ईस्ट का है और वो अगर नॉर्थ साउथ में आ रहा है, या फिर नॉर्थ का इंडियन, नॉर्थ इंडियन जो है वो साउथ इंडिया में जा रहा है, तो कोई भी रिलीजन बेस्ड या कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था राइट टू इक्वलिटी। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। इसमें ये है, इसमें जो राइट्स आते हैं वो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, मतलब है कि हर इंडिविजुअल को राइट फ्रीडम मिली हुई है कि वो अपनी बात को रख सकता है और कोई भी गवर्नमेंट, मतलब कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन कर सकता है, चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, मेंबर बन सकता है, या फिर कोई एसोसिएशन बना सकता है बट पीसफुली। और या कहते हैं अगर कोई चाहता है कि वो सिर्फ किसी एसोसिएशन में पार्टिसिपेट ना करना है, नहीं करना है, तो उसे भी डिनाई भी कर सकता है। ये राइट्स मिले हुए हैं। इवन उसे कोई भी मूवमेंट करना है, कुछ भी करना है, बट पीसफुल होना चाहिए। तो ये नहीं कि वार को या फिर सही मैनर में, सही मोटिव के ऐसे अगर मूवमेंट भी करना है तो उसको भी पीसफुली करना है, तो फिर उसके लिए फ्रीडम मिला हुआ है। इवन कहीं भी जाकर डिसाइड कर सकता है, कहीं भी पूरे इंडिया में, तो उसका फ्रीडम मिला हुआ है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन भी है कि उसे अपने काम जो करना है, लीगल काम, ये इलीगल काम को प्रमोट नहीं करना। तो इसी राइट में हमारे लिमिटेशंस आते हैं। गवर्नमेंट जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाती है पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी को, मोरालिटी को मेंटेन रखने के लिए। जैसे हमारे बिल ऑफ राइट्स में भी हमारे आर्टिकल 36 में बात की गई थी कि इसमें सेक्शन 36 में कि कुछ लिमिटेशंस लगाए थे साउथ अफ्रीका में। सिमिलरली आर्टिकल 19 में भी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर द पब्लिक वेलफेयर और मोरालिटी को मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए। तो ये आर्टिकल 19 में किया था। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? पर्सनल, मतलब मेनली ये राइट आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है, लोगों की लिबर्टी को, फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए, उनको मौका प्रोवाइड करने के लिए, बोलने के लिए, और जो उनको, उनके अंदर जो भी गवर्नमेंट को लेकर थ्रेट्स हैं कि गवर्नमेंट ये काम नहीं करती है, गवर्नमेंट ऐसी होती है, उसको पब्लिकली फेस कर बताने के लिए कि हमें ये चीज़ हो रही थी, प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट से बात कर सके फेस टू फेस। तो ये इस चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए राइट भी इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें 21 आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें यह है किसी भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इट मीन्स कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ छीनने का या फिर किसी को जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के थ्रू हर इंडिविजुअल को जीने का अधिकार प्राप्त है और उसको पर्सनल लिबर्टी भी मिली हुई है। इट मीन्स इसमें यह है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डीपीएसपी में एक था कि राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, उससे राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया था। वो यही था कि डीपीएसपी हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है कि हमें किस फील्ड में, किस चीज़ में, किस एस्पेक्ट में वर्क करना है और किसके अकॉर्डिंग हमें लॉस बनाने हैं। इवन ये राइट इसलिए इम्पोर्टेंट था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लाइफ को इंटरप्रेट किया था अलग एस्पेक्ट्स में, कि हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट रहने का राइट है, हेल्थ अच्छी प्रोवाइड लोगों को, स्टेट की फैसिलिटी से, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, प्राइवेसी होनी चाहिए सब लोगों के, हर इंडिविजुअल की भी प्राइवेसी होनी चाहिए। वो पर्सनल लिबर्टी वाली बात की है कि हर इंडिविजुअल को पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए कि वो किसी प्रोफेशन को, अपने किसी चीज़ को, काम को फॉलो कर सकता है, अपनी रिलीजन को फॉलो करना, पर्सनल लिबर्टी जो मिली हुई है, पर्सनल फ्रीडम मिली हुई है हर इंडिविजुअल को। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे लाइफ वाले वर्ड को इंटरप्रेट कर दिया ताकि वो बता सके कौन कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट जो है वो ग्रो कर रहा है
पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ। इट मीन्स है कि हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल है और रिजिड भी है, दोनों है। हम आर्टिकल्स में या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बनाए गए हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं जब नीड होती है। एक्सपेंड करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम करता है टाइम के साथ साथ, ताकि जो नीड्स हैं वो एलेबोरेट कर सकें अगर नीड पड़ रही है तो। अब इसमें आता है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 23 से 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें जो है कि ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को, चाइल्ड लेबर को किसी भी हार्मफुल जॉब्स में। इट मीन्स है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है कि लोगों को बेच रहे हैं, स्लेव्स बना के दाल पहले जब था स्लेवरी सिस्टम चलता था कि लोग खरीदते थे लोगों को, जो लोअर कास्ट के लोग थे या फिर जो गरीब लोग थे उनको अमीर लोग खरीदते थे, अपने घर में दास बना के रखते थे, सारे जुर्म करते थे उन पर। वो स्लेवरी सिस्टम हटाया गया था। फिर वही चीज़ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, उनके ऑर्गन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अलग अलग काम करवाते हैं लोगों को, उनके मतलब उनको क्या कहते हैं, भीख मंगवाते हैं या फिर बोलते हैं कि उनके ऑर्गन को निकाल के बेच देते हैं, या बाहर कंट्रीज में बेच दिया उनके साथ में क्या कहते हैं, फोर्सफुली काम करवाए जा रहे हैं। इवन फीमेल वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, उनको सेक्स रैकेट में डाल दिया जाता है, या फिर उनको मतलब जो रेडेड एरिया में बेच दिया जाता है थोड़े पैसों के लिए। इवन फोर्सफुली लोगों से काम करवाया जाता है, फोर्स लेबर जो होती है। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है कि चाहे बहुत सारे बच्चों को बेच दिया जाता है, उन्हें फोर्सफुली काम करवाया भी जाता है, वो फोर्स लेबर में भी आता है जो। बट चाइल्ड लेबर जो है वो थोड़ा बहुत मतलब कुछ पीसफुल, जैसे चाइल्ड लेबर में हम ये नहीं बोल सकते कि एक्ट्रेस जो है, जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं जो टीवी वगैरह में, तो वो चाइल्ड लेबर है, या फिर चाइल्ड उनसे काम करवा चाइल्ड लेबर के इंक्लूड होता है। नहीं, कुछ हार्मफुल जॉब्स में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। अगर वो करियर बना रहे हैं, बेसिक काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसमें प्रोहिबिट नहीं करती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ऐसे बताया है हमें इंडिया की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि बॉन्डेड लेबर काफ़ी था, वही बताया, चाइल्ड लेबर काफ़ी था, फोर्स लेबर बहुत था, लोग बहुत ज़्यादा दास प्रथा टाइप में, और क्या कहते हैं वो दास प्रथा थी हमारी, लोगों को बहुत ज़्यादा काम करवा देते थे लोग। ब्रिटिश ने भी रूल किया, उस टाइम में बहुत दास बना के रखे थे इंडियंस को। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए और ऐसी कंडीशंस में, वल्नरेबल कंडीशंस में, इनह्यूमनली कंडीशंस में लोगों को सर्वाइव करना पड़ा था उस टाइम पर। ऐसी कंडीशंस फिर से ना हो और लोगों को ऐसा कुछ सब कुछ फिर से झेलना ना पड़े, तो इसलिए ये राइट बनाया गया था एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। अब आता है आर्टिकल 25 से 28 में, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें यह है कि ये गारंटी करता है कि लोग कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं एक रिलीजन से। और बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। अब ये है कि इसमें ये था, वही बताया था मैंने आपको पहले भी, कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, मान सकता है, और सिर्फ फैला भी सकता है। ये नहीं कि हमें सिर्फ फैलाने पर रोक लगी हुई है कि अब कोई, बट उसमें फैलाना कैसा है कि ये नहीं कि हम फोर्सफुली उसे लोगों को फोर्स कर रहे हैं उसको रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए। जैसे वहाँ पे हुआ था म्यांमार में, लोगों को फोर्स किया गया था उनको रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए और रिलीजन चेंज करने के लिए। तो ये उनके राइट्स के, उनके बेसिक राइट्स के अगेंस्ट था। तो इसलिए वहाँ से लोग, काफ़ी सारे लोग जो थे वहाँ से माइग्रेट करे थे और रिफ्यूजीज एज अ रिफ्यूजी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स में रिसाइड करने लगे थे। जो क्या कहते हैं, हमारा बेसिकली मिजोरम वाला एरिया आता है, मणिपुर वाला एरिया आता है, तो वहाँ लोग रहने लगे थे। तो ऐसा नहीं होता, अगर किसी इंडिविजुअल की चॉइस है कि वो बाय हिज चॉइस अपनी विल से अपना मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहता है, या फिर कोई रिलीजन को छोड़ के दूसरा रिलीजन अडॉप्ट कर रहा है, तो उसे राइट मिला हुआ है। बट फोर्सफुली करना ये अलाउड नहीं है। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं वही चीज़, इसी चीज़ के लिए कि उसे फोर्सफुली अगर किसी रिलीजन को अडॉप्ट करवाया जा रहा है तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई, किसी रिलीजन को फोर्सफुली अडॉप्ट नहीं करवा सकते। तो पब्लिक ऑर्डर को और पब्लिक डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये वाला राइट, क्योंकि हमारा इंडिया पता है सेक्युलर स्टेट है, काफ़ी सारे रिलीजन्स आते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइज करता है कि किसी भी रिलीजन को चूज़ करने का फ्रीडम मिले लोगों को, और उसे फॉलो करने का, अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने का राइट भी मिले। तो ये इसमें राइट, इस वाले आर्टिकल में राइट्स थे। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 29-30 बीच में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इसमें ये राइट्स जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को मेंटेन प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनकी लैंग्वेज को, कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और उनके लिए अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ, उसका भी काम करते हैं। इसमें ये है कि हम माइनॉरिटीज़ में बोल सकते हैं कि हमारे बेसिकली ट्राइब्स जो आते हैं वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का काम, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी सारे ट्राइब्स रहते हैं, झारखंड वाले एरियाज में ट्राइब्स भी मिलते हैं, तो उनकी ट्राइबल लैंग्वेज को, उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम, इनके लिए अलग से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं टू
उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और उनको ये सब जो इनइक्वालिटी जो फेस करनी पड़ रही है वो सब फेस ना करनी पड़े, इसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए गए उनके अगेंस्ट, उनके आगे अलग में उनके लिए। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली की मतलब लैंग्वेज के बेस पर काफ़ी डाइवर्स है। तो ये क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है माइनॉरिटी ग्रुप्स को कि उनका हेरिटेज, उनकी जो धरोहर मिली हुई है उन्हें, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम, उनको प्रिजर्व करने का काम रखें, ताकि हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो लुप्त ना हो जाए। तो इसके लिए बात की गई थी। ये हमने सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी किया, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम के बारे में, राइट टू लाइफ, कल्चरल राइट्स के बारे में बात हुई, ये सब हमने स्टडी किया। अब आता है डीपीएसपी में काफ़ी सारे राइट्स, डीपीएस में काफ़ी सारे लॉज बने हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे रूल्स के बारे में बात की गई है, पॉलिसीज के बारे में। अब इस डीपीएसपी में कुछ बेसिक एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला हुआ है इसमें आर्टिकल 39, जिससे बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो एडिक्वेट कंडीशन से स्टेट जो है बेसिक नेसेसिटी कंडीशंस प्रोवाइड करवाए जाए रहने के लिए, और उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएँ ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाए, रह पाए, वो आगे स्पेंड कर पाए जीवन को। तो बेसिकली ये था कि स्टेट को उससे रिस्पेक्ट, उससे उसमें काम करना चाहिए उस रिस्पेक्ट में कि लोगों को अच्छे मीन्स ऑफ सोर्सेज रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएँ, लोगों को अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करवाए जाएँ रहने के लिए। आर्टिकल 41 में गिवन है कि स्टेट को राइट टू एजुकेशन के लिए भी काम करना चाहिए, और उसके लिए भी काम करना चाहिए कि लोग जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है, या फिर जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, या फिर जो बीमार हैं, उनके लिए भी काम करना चाहिए, सेक्टर में भी काम करना चाहिए। लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन करने के लिए लोगों के सेक्टर में भी काम करना चाहिए। बेसिकली ये राइट्स थे। अब जो ये डीपीएससी मैटर इसलिए करते हैं, ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए लोगों के, और स्टेट कैसे डेवलप कर सकती है, कौन कौन से लॉज बना सकती है, किस चीज़ में, किस सेक्टर में काम हुआ है, किस सेक्टर में काम नहीं हुआ है, या किस सेक्टर को और उस पर और फोकस करने की, डेवलपमेंट करने के नीड है, ये सब देख सकती है। और ये देख सकती है कि इसके थ्रू, डीपीएस के थ्रू हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को उनको और इलेबोरेट, इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए बनाए गए थे। इवन ये बनाए गए थे कि सोशो इकोनॉमिक जो राइट्स हैं, गोल्स हैं हमारे, उनको आगे जाके टाइम के साथ में, ओवर टाइम के साथ में उसे लीगली एक राइट्स बनाए जाएं, लोगों के लिए लॉज बनाए जाएं सेक्टर्स में, ताकि लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएं फ्यूचर में। इसलिए डीपीएसपी बने थे। अब हमने इसमें देख लिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डीपीएसपी क्या हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कंपैरिजन क्या था साउथ अफ्रीका को इंडिया के राइट्स के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में स्टडी किया इसके बारे में। कंपैरिजन देखें साउथ अफ्रीका के बिल ऑफ राइट्स में और इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में, तो पहला इसमें एस्पेक्ट आया सोशल इकोनॉमिक राइट्स में। उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्लियरली बताया गया है कि कौन से राइट्स पर वो जस्टिसेबल हैं, कौन से राइट्स जस्टिसेबल नहीं है। उन्होंने क्लियरली बताया कि राइट टू हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये हमारे जस्टिसेबल हैं। हमने बता दिया है कि जस्टिसेबल नहीं है हमारे, जो है वो है मेनली डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, वो डीपीएसपी से हमें स्पेसिफिकली ये डाल दी, डीपीएसपी जितने भी आ रहे हैं वो सारे डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। अब नेक्स्ट आता है ग्राउंड्स ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने बहुत डिटेल में स्पेसिफाई किया है साउथ अफ्रीका में कि उनका मेन जो मतलब पहले जो उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो उनके कलर के बेसिस पे हुआ था, उन्होंने इसलिए स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कि इसमें इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, या फिर इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, उन्होंने सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया है कि रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर जितना भी हो रहा है, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके बेस पे डाल दिया गया है। अब लिमिटेशन जो लगाई गई है उन्होंने सेक्शन 36 में लगाई गई है कि रीजनेबल, और ये डेमोक्रेसी में ये रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें आर्टिकल 19 के में लगाई गई है कि कुछ फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम आर्टिकल जो हमारा राइट टू फ्रीडम वाले में, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई कि ये इस राइट्स पर हमें रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी और मोरालिटी को मेंटेन रखने के लिए। अब नेक्स्ट आता है इसमें अब एनफोर्समेंट में मतलब ये हो गया कि अगर बिल ऑफ राइट्स में जो भी आर्टिकल्स के बारे में बात की है उनको अगर वॉयलेट करता है तो कौन हैंडल करेगा, कौन जस्टिस दिलवाएगा उसके लिए, कौन इसके अगेंस्ट सेक्शन लेगा कोई वॉयलेट कर रहा है तो साउथ अफ्रीका में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी हुई है, वो हैंडल करती है बिल ऑफ राइट्स वाले केस को, और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के केस को हैंडल करती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कोर्ट हैं
वो इन राइट्स के फंडामेंटल राइट्स वाले केस को हैंडल नहीं करती हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर हमारे कोई भी एफआईआर को कोई वॉयड कर रहा है तो हम डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब आता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। तो साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में मेन आता है कि अपार्थाइड का एंड हुआ था, तो इसलिए उन्होंने मेन ध्यान दिया था रेशियल इक्वलिटी को मेंटेन रखने के लिए और लोगों को हील करने का काम किया था। और इंडिया में कॉलोनियल रूल एंड हुआ था, इसलिए लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, क्योंकि हमारे इंडिया के में जो ब्रिटिश ने जब रूल किया था उसकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, लोगों को डिवाइड करो और फिर रूल करो। इसीलिए उन्होंने हमारे इंडिया में मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया था। उनका मेन एम था कि लोगों को डिवाइड करके ताकि उनकी यूनिटी जो बनी हुई है इसको ब्रेक कर दे, तो ज़्यादा लोग होंगे नहीं, ब्रेक हो जाएंगे वो सोशल पार्ट्स में, तो वो आपस में लड़ते रहेंगे, ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा नहीं। उन्होंने ये इनकी जो बोल सकते हैं इनका एम था कि डिवाइड करके रूल करने का। सिमिलरली उन्होंने जब इस टाइम पे मुस्लिम्स को भी अलग कर दिया था कि मुस्लिम्स इंडिया से अलग हो गई थी, इसलिए उन्हीं की वजह से उन्हीं का एक बीज बोआ हुआ था कि वो पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ था हमारे इंडिया से। उनका तो एम था कि वो जो दलित से अम्बेडकर वाले जो बी आर अम्बेडकर थे उनके थ्रू जो दलित को सपोर्ट कर रहे थे वो भी अलग हो जाए। बट महात्मा गांधी ने उसके अगेंस्ट जाके बोला था कि नहीं, हम दलित को अलग नहीं होने देंगे। उन्हें पता था कि अगर ये अलग हो गए तो हमारे हिंदुज़्म जो है हिंदूज जो है वो बिखर जाएंगे, तो ये सब ना हो। तो उसके लिए इसमें इसका मेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिटी को बनाए रखने का और लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाने का। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही रहेंगे कि हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में पढ़ा कि मेन कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से मेन बात की गई है, डीपीएसपीस क्या है, और दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन भी देखा हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जजमेंट्स के बेसिक जो केसेस आए थे, मेन इंपॉर्टेंट जो केसेस हाईलाइट हुए थे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे कि कौन कौन से मेन जो केसेस हुए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे चेंजेस लाने पड़े थे, कौन कौन से चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट्स कैसे करने पड़े थे, उन सब के बारे में देखेंगे। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।